वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कहते हैं ना भैया क्या करेगा भैया सबसे बड़ा रुपया। आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मीडिया कह सकता है कि पैसे से उसे क्या लेना देना है, वह तो सत्य है एवं न्याय की रक्षा के लिए है। परंतु जहाँ तक मेरा मानना है, यदि कोई आपसे यह कहे कि वह पैसे के लिए काम नहीं करता है, तो बात तो तय है कि वह पैसे के लिए ही काम करता है। आपको क्या लगता है, फ्रेंचाइजिंग को नीचा दिखाने के लिए क्या मीडिया ने पैसा नहीं खाया होगा? सच्चाई तो यह है कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो तथा टीवी अपने पाठकों, श्रोताओं तथा दर्शकों को से ढेला भी नहीं कमाते हैं। वे सिर्फ अपने विज्ञापनकर्ताओं से पैसा कमाते हैं। और यदि आप मीडिया पर पैसे नहीं लुटाएंगे तो आपके उत्पाद को अपेक्षित कवरेज भी नहीं मिल पाएगी। इसे आप मीडिया की ज़बरदस्ती भी कह सकते हैं। विज्ञापनों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए बिना अपने व्यवसाय को लाभ की स्थिति तक पहुंचाना पूर्णतः असंभव है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रे क्रोक का मैकडोनाल्ड एक दिन वूलवर्थ तथा ग्रांट्स के लंच काउंटर्स के लिए चुनौती बन जाएगा, जबकि बाजार में पहले से ही स्थापित रेस्टोरेंट विज्ञापनों के माध्यम से रेडियो, टीवी तथा अखबारों में पैसे बहाने में लगे थे। यह अस्तित्व की लड़ाई थी। अनुमान लगाएं उस समय मीडिया किसके पक्ष में रहा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अनेक फॉर्च्यून कंपनियां भी फ्रेंचाइजिंग के रूप में गोपनीय रूप से शामिल थी। वे इस सत्य को इसलिए उजागर नहीं करना चाहती थी क्योंकि फ्रेंचाइजिंग अगर बीच में रास्ते में ही विफल हो जाती तो उनकी बड़ी बदनामी होती। फ्रेंचाइजिंग को जड़ से समाप्त करने के प्रयास आंदोलन का रूप धारण कर चुके थे। थोक व्यापारियों ने मीडिया पर दबाव बढ़ा दिया क्योंकि फ्रेंचाइजिंग के कारण उनकी कमाई पर असर पड़ने लगा था। उत्पाद निर्माता थोक व्यापारियों के पीछे पड़ गए क्योंकि धंधे की मंदी से वे भी अछूते नहीं थे। मीडिया ने जनता को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया क्योंकि वह अपने विज्ञापनदाताओं के अस्तित्व को बचाना चाहता था। राजनेता सीधे सीधे उनकी पार्टी फंड को पैसा देने वाले बड़े बड़े व्यापारियों के दबाव में आ गए। अंततः समस्त विरोधी ताकतें फ्रेंचाइजिंग को कानूनी रूप से अवैध घोषित कराने में कामयाब रही। मीडिया ने जनता को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया क्योंकि वह अपने विज्ञापनदाताओं के अस्तित्व को बचाना चाहता था। राजनेता सीधे सीधे उनकी पार्टी फंड को पैसा देने वाले बड़े बड़े व्यापारियों के दबाव में आ गए। अंततः समस्त विरोधी ताकतें फ्रेंचाइजिंग को कानूनी रूप से अवैध घोषित कराने में कामयाब रही। फ्रेंचाइजिंग का जीवित बचे रहना एक चमत्कार। परंतु दूसरी ओर यह बात भी सत्य है कि अनेक विरोधी के बावजूद फ्रेंचाइजिंग न सिर्फ जीवित बचे रहने में कामयाब रही बल्कि इनसे तरक्की भी की, क्योंकि यह काम को बेहतर तरीके से करके ही की उन्नत प्रणाली है। आज हम जो भी उत्पाद अथवा सेवाएं खरीदते हैं उनमें से 33% से भी अधिक फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। फिर चाहे वह मैकडोनाल्ड हो, डंकिन डोनट्स, डेंसाइज, मेल बॉक्स या फिर हॉलिड इन। आज इन उद्योगों न सिर्फ वार्षिक 10 खरब डॉलर का व्यवसाय कर रहा है बल्कि दिन दूनी रात चौगुनी गति से तरक्की भी कर रहा है। क्या आज किसी समाचार पत्र अथवा पत्रिका में फ्रेंचाइजिंग के खिलाफ कोई आलेख भी छपता है या टीवी पर इसे लेकर कोई नया बवाल? बिल्कुल नहीं। आज फ्रेंचाइजिंग हमारे दिलो दिमाग पर इस कदर छा गया है कि इसे लेकर किसी भी प्रकार के सवाल पैदा करना संभव जान पड़ता है। क्या आप किसी ऐसे उद्योग का नाम भी गिनवा सकते हैं जो आज मीडिया को फ्रेंचाइजिंग से अधिक विज्ञापन देता हो? क्या फ्रेंचाइजिंग ने हजारों लोगों, लाखों लोगों के रोजगार अवसर उपलब्ध नहीं कराए हैं? क्या ये इस उद्योग के चलते आम जनता, व्यापारी, उद्योगपतियों, सरकार तथा राजनेताओं को लाभ नहीं पहुंचा है? मैं तो एक ही बात कहूँगा, सब पैसे का खेल है। अब नेटवर्किंग की बारी। ऊपर जो घटना मैंने आपको बताई, आपको क्या लगता है कि वही सब घटनाक्रम आज नेटवर्किंग के साथ दोहराया जा रहा है? आज नेटवर्किंग कंपनियों अन्य उद्योगों के मुकाबले विज्ञापनों पर अंश मात्र ही खर्चा कर रही है तथा हम सभी जानते हैं कि मीडिया को यह फूटी आंख भी नहीं भाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग को मिल रही भारी सफलता ने इसकी चुनौतियों को और भी गंभीर बना दिया है।
दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग इस व्यवसाय में शामिल हो रहे हैं। करोड़ों संतुष्ट उपभोक्ता तथा अरबों के उत्पादों की बिक्रियां इस व्यवसाय की सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है तथा यह बात अन्य उद्योग स्वामियों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। वे अभी भी इसे संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। उन्हें अभी भी नहीं लगता कि नेटवर्किंग आने वाले समय का सबसे बड़ा व्यापार साबित होगा, परंतु ऐसा आवश्यक होगा कि क्योंकि हमें उनके द्वारा चुराए गए हमारे सपनों की पुनः प्राप्ति की प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था। जरा सोचिए, आप अपने व्यवसाय में हो रहे निरंतर नुकसान को लेकर चिंतित हैं। आपकी कंपनी के नुकसान के लिए एक ऐसी नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी जिम्मेदार है जिससे मुकाबला करना आपके वश के बाहर की बात है। ऐसे में आप क्या करेंगे? तथा मान लीजिए आप होलसेलर, ब्रोकर, रिटेलर या मीडिया आदि में से एक हैं और आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के कारण अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रगतिशील है, तो आप क्या करेंगे? स्टेट अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में यदि आपका कोई मित्र है तो जाहिर सी बात है आप उसे फ़ोन अवश्य ही करेंगे, नहीं करेंगे क्या? और यदि आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है तो शायद आप किसी राजनेता को भी फ़ोन लगाएं, नहीं? यदि आप किसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं तो आज नहीं तो कल आपको अपने शेयरधारकों को इस बात का जवाब देना ही होगा कि अमुक पिरामिड स्कीम के चलते आपकी गिरती हुई बिक्री को बचाने के लिए आपके पास कौन सी योजना है। यदि याद रखें आप भविष्य में इस तकनीक को आज नहीं अपनाते तो आपका वेतन, चेक, पद प्रतिष्ठा, आपका करियर आदि सभी कुछ दांव पर लगा है। अनोखी मनमानी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यह पुस्तक किसी विशेष नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की वकालत करने के लिए नहीं लिखी गई है। यह तो संपूर्ण नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक निष्पक्ष किताब है तथा मेरा दावा है कि इसके माध्यम से मैं आपकी सटीक एवं प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करूंगा ताकि कॉर्पोरेट स्तर पर होने वाली मनमानी को आप भलीभांति समझ सके। आप चाहें तो इस पुस्तक में निहित जानकारी की प्रामाणिकता की जांच भी कर सकते हैं। कॉर्पोरेट स्तर पर छल करने वाले के बारे में एक ही बात कहूँगा कि वे कोई भी काम ईमानदारी के साथ नहीं करते हैं। वे टीम बनाकर सामूहिक रूप से मनमानी करते हैं तथा अमेरिकी मीडिया आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट महाराजाओं के सामने अपनी दुम हिलाता है। हम इनका विरोध करने वाले के खिलाफ भौंकता है तथा हड्डी डालने वालों के तलवे तक चाट लेता है। मीडिया कॉर्पोरेट के हाथों की कठपुतली। ये हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मीडिया कॉर्पोरेट के हाथों की कठपुतली।